आप सभी लोगों को एसपी पांडे का नमस्कार। मैं द स्टडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। सीसैट पेपर के डिस्कशन की सीरीज में आज हिंदी मीडियम के लिए ये वीडियो लेकर के आ रहा हूं और दिस वीडियो विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसमें लगातार 2-3 सालों का अगर आप एनालिसिस करें तो लगातार 2-3 सालों में फैक्टर पर बेस्ड क्वेश्चन हर बार पूछे जाते रहे हैं। मैं फैक्टर वाले वीडियो को 5-6 पार्टों में कवर करूंगा। आज पहला पार्ट आपको डिस्कस कराने वाला हूं कि कभी भी अगर फैक्टर का डिस्कशन आपको करना है किसी भी क्वेश्चन में तो फैक्टर से क्या मतलब होता है, डिविजिबिलिटी के क्वेश्चन फैक्टर को रिलेट करके कैसे बनते हैं, कभी अगर फैक्टर की संख्या ज्ञात करनी हो, इवन फैक्टर सम गुणनखंड निकालने हो, ऑड फैक्टर विषम गुणनखंड निकालने हो, प्रोडक्ट ऑफ द फैक्टर गुणनखंडों का गुणनफल निकालना हो, इन सभी बातों की चर्चा मैं आज आपके साथ में डिटेल में करने वाला हूं। तो चलिए आप सभी लोग इस सेशन के लिए तैयार हो जाइए और हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं आज फैक्टर्स। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है फैक्टर्स। फैक्टर्स, इसको हिंदी में हम लोग बोलेंगे गुणनखंड। इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं गुणनखंड। अब आपके दिमाग में सबसे पहला सवाल तो ये आता है कि आखिरकार ये जो फैक्टर है या गुणनखंड है ये होता क्या है। अगर कोई भी नंबर किसी नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड कर दे, एग्जैक्टली डिवाइड करने का मतलब क्या, पूर्णतया विभक्त कर दे, तो कहा जाता है कि वो संख्या उस संख्या की क्या है, फैक्टर है या गुणनखंड है। अब एग्जैक्टली डिवाइड करने का मतलब क्या होता है, एग्जैक्टली डिवाइड करने का मतलब ये होता है कि जैसे सपोज करिए, लेट अस सपोज मैंने एक नंबर ले लिया 3 और इस 3 से मैंने 15 को डिवाइड किया, तो आप बोलेंगे 5 बार डिवीजन होगा, 3×5 = 15, 15 में से 15 को घटाएंगे, ये जो शेषफल बच रहा है वो क्या बच रहा है, 0। तो जब मैंने 15 को 3 से डिवाइड किया तो 15 को 3 से डिवाइड करने के बाद शेषफल 0 बच रहा है। अतः मैं ये बोल सकता हूं कि ये जो 3 है इस 15 का क्या होगा, फैक्टर होगा। तो अभी बेसिकली जो एक कॉमन पॉइंट निकल करके आया वो क्या आया कि सर अगर कभी भी ऐसी कंडीशन हो जाए, अगर कभी भी ऐसी कंडीशन हो जाए ये कोई नंबर n हो, उस n को मैं x से डिवाइड करूं और x से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर का मतलब क्या, शेषफल, जो शेषफल है अगर ये 0 आ जा रहा है तो ये इंप्लाई करता है कि ये जो x है सर, ये x फैक्टर होगा, ये x फैक्टर होगा, मतलब गुणनखंड होगा। किसका गुणनखंड होगा, तो आप बोलेंगे कि सर ये x गुणनखंड होगा किसका, x फैक्टर होगा किसका सर, n का। तो मुझे लगता है कि फैक्टर की एक बेसिक डेफिनेशन आपको समझ में आ गई कि अगर कोई संख्या किसी संख्या को एग्जैक्टली डिवाइड कर देती है, एग्जैक्टली डिवाइड करने का मतलब अगर उस नंबर से मैंने डिवाइड किया तो डिवाइड करने के बाद अगर रिमाइंडर 0 आ जा रहा है तो ये बात क्लियरली बोल दिया जाएगा कि वो नंबर उसका क्या है, फैक्टर है। अब सपोज करिए मैं एक नंबर लिख देता हूं आपके लिए ऐसे, मैंने नंबर 1 लिख दिया ऐसे 6। मैं आपसे पूछूं कि सर एक बार बताओ ये जो 6 लिखा गया है इसके गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, हाउ मेनी फैक्टर्स आर देयर फॉर ए नंबर 6। तो आप बोलेंगे कि सर जब भी मैं 6 की बात करूंगा इसका एक फैक्टर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और खुद 6 होगा। मतलब अगर मैंने 1 से 6 को डिवाइड किया तो भी एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा, अगर मैंने 2 से 6 को डिवाइड किया तो भी एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा, अगर मैंने 3 से 6 को डिवाइड किया तो भी एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा, और सर अगर मैंने 6 से 6 को डिवाइड किया तो भी एग्जैक्टली क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो सीधा सीधा कहा जा सकता है कि सर ये जो नंबर्स हैं ये सारे के सारे 6 के क्या होंगे, फैक्टर होंगे। इसका मतलब अगर यहाँ पर कोई आपसे ये पूछे कि इसके गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, नंबर ऑफ फैक्टर, तो आप बोलेंगे सर इसके लिए नंबर ऑफ फैक्टर हो जाएगा कितना, 4, 4 फैक्टर हो जाएंगे। आइए लेट अस सपोज एक नंबर और लिखता हूं मैं। सपोज करिए मैंने एक नंबर लिख दिया आपके लिए 24। मैं आपसे पूछूं कि सर बताओ ये जो 24 लिखा गया है इस 24 के कितने फैक्टर्स होंगे। आप बोलेंगे सर 24 का एक फैक्टर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा,
12 होगा, 8 होगा, 12 होगा और 24 होगा। इसका मतलब अगर मैं आपसे पूछूं एक बार बताओ इसके फैक्टरों की कुल संख्या कितनी है भाई, हाउ मेनी फैक्टर्स आर देयर फॉर नंबर 24। 24 के लिए कुल कितने गुणनखंड हैं? आप बोलेंगे सर 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आप बोलेंगे सर यहाँ पर जो गुणनखंडों की संख्या है वो टोटल कितनी हो गई? तो आप बोलेंगे साहब 8 हो गई। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ किसी को कोई डाउट नहीं होगा। आप बोलेंगे नहीं है सर। अच्छा, अब आप सोचिए, लेट अस सपोज बढ़ते 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 मैंने एक कोई नंबर ले लिया, कोई लार्ज नंबर मैंने ले लिया, बढ़ते बढ़ते मैंने कोई एक लार्ज नंबर ले लिया, लार्ज नंबर, कोई एक बड़ा नंबर ले लिया, लेट अस सपोज n इज इक्वल टू, मैंने एक नंबर लिख दिया ऐसे 960। और मैं आपसे कहूं कि ये जो 960 लिखा गया है इसके गुणनखंडों की संख्या निकालिए। मैं आपसे पूछूं कि सर इसके गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, इसके गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी? नंबर ऑफ फैक्टर्स फॉर नंबर 960 या 960 के कुल कितने गुणनखंड होते हैं? अगर आपको इस पर डिस्कशन करना हो तो आप बोलेंगे सर ऐसे 960 को लिखना और उसके सारे फैक्टर्स को लिखना और फिर चेक करना कहीं ना कहीं से ये हमारे लिए थोड़ा सा टेक्निकल प्रोसेस है। तो अब इस बात से बचने के लिए कि हम सारे फैक्टरों को लिख करके काउंट करें, अगर मुझे डायरेक्ट इस चीज को समझना है तो हम क्या करेंगे, मैं आपको एक बड़ा बेसिक सा एग्जांपल देने वाला हूं, इस बात को थोड़ा समझने का कोशिश करिए फिर मैं वापस आ जाऊंगा। सपोज करिए आपके पास में 3 जीन्स है, लेट अस सपोज आपके पास में 3 जीन्स है और आपके पास में 2 शर्ट्स हैं। आपके पास 3 जीन्स है एंड 2 शर्ट्स हैं, 3 जीन्स है और 2 शर्ट है। आपसे कोई पूछता है ये बताओ कितनी तरीके से इसे पहना जा सकता है, मतलब जीन्स और शर्ट का कॉम्बिनेशन कितने तरीके से बनाया जा सकता है, जबकि जो आप कल पहन करके आए हो आज वो आप इसे रिपीट नहीं कर रहे हो। तो आप बोलेंगे सर जो मेरे दिमाग में आता है वो ये आता है, पहला कि सर मैं जीन्स 1 के साथ चाहूं तो शर्ट 1 पहनूं और चाहूं तो शर्ट 2 पहनूं। मैं जीन्स 2 के साथ चाहूं तो शर्ट 1 पहनूं और चाहूं तो शर्ट 2 पहनूं। सर मैं जीन्स 3 के साथ चाहूं तो शर्ट 1 पहनूं और चाहूं तो शर्ट 2 पहनूं। मतलब जीन्स 1 शर्ट 1 एक कॉम्बिनेशन है, जीन्स 1 शर्ट 2 एक कॉम्बिनेशन है, जीन्स 2 शर्ट 1 एक कॉम्बिनेशन है, जीन्स 2 शर्ट 2 एक कॉम्बिनेशन है, जीन्स 3 शर्ट 1 जीन्स 3 शर्ट 2। इसका मतलब अगर मैं टोटल कॉम्बिनेशन की संख्या पूछूंगा तो आप बोलेंगे 2 2 4 और 2 6। इसका मतलब कितने प्रकार से आप ये कपड़े पहन सकते हैं जबकि रेपिटेशन नहीं हुआ है, मतलब जो कल आप पहन के आए हैं आज वो नहीं किए हैं। तो आप बोलेंगे साहब यहाँ पर 6 व्यवस्थाएं पॉसिबल हैं। याद करिए जब हमने परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, क्रमचय और संचय पर बात किया था तो हमने एक डिस्कशन किया था फंडामेंटल रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, गुणन का आधारभूत नियम। और उसमें मैंने आपसे एक बात कही थी कि साहब अगर कभी भी बीच में एंड आए तो आप उसके लिए मल्टीप्लाई लगा दो। एंड का मतलब और, अगर बीच में कभी और आता है तो आप उसके लिए क्या करिए, मल्टीप्लाई लगा दीजिए। इसका मतलब यहां पर अगर आपसे कोई पूछ रहा है बताओ यहां पर कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं, तो इन सारी चीजों को लिखने के बजाय आप नॉर्मली एक बात बोल दीजिए कि सर ये जो 3 जीन्स लिखा गया है इसको मैंने 3 लिख दिया, एंड के लिए मैंने मल्टीप्लाई लगाया, यहाँ पर 2 लिख दिया। 3 और 2 को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो संख्या कितनी मिल जाएगी, 6। बोलो भाई बात क्लियर हुई आपको? आप बोलेंगे सर बिल्कुल क्लियर हो गई। अब ऐसे मान लीजिए लेट अस सपोज आपसे कोई ये कहता है कि किसी के पास 50 जीन्स है, लेट अस सपोज किसी के पास 50 जीन्स है एंड 30 शर्ट्स हैं। किसी के पास 50 जीन्स है और 30 शर्ट है। कोई पूछे बताओ कितने तरीके से वो कपड़े पहन सकता है जबकि रेपिटेशन ना हो, तो आप बोलेंगे कि सर मैंने 50 ऐसे लिख दिया, ये जो एंड लिखा गया है इस एंड के लिए मैंने मल्टीप्लाई किया और जब मैंने 50 को 30 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 50 और 30 को मल्टीप्लाई करने पर मेरे को कितना मिल गया, तो आप बोलेंगे 1500 तरीके मिल गए या 1500 वेज मिल गए जिसमें मैं
इस कपड़े को पहन सकता हूं। क्या समझ में आया कि सर कभी भी कोई एंड की बात करेगा तो एंड के लिए बेसिकली मैं क्या करने वाला हूं, एंड के लिए मैं मल्टीप्लाई लगाने वाला हूं। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट यहां पर मैंने डिस्कस किया बिहाइंड एंड। यहां पर मैंने क्या डिस्कस किया, एक सर बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया, एक बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया जो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, एंड के लिए, या आप ऐसे बोलेंगे और के लिए। और याद रखिएगा ये ज्यादातर 90% आपको हिडन मिलेगा, हिडन मिलेगा, या आप ऐसे बोल सकते हैं सर ये छिपा हुआ रहेगा। तो अब अगर आपको ये बात समझ में आ गई है, इसके बाद मैं इसी वाले कॉन्सेप्ट को उठा करके फैक्टर के कॉन्सेप्ट पर अप्लाई करना शुरू करता हूं। कैसे? जैसे मान लीजिए मेरे पास लेट अस सपोज एक एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, मैं आपको एक एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, आइए इस एक्सप्लेनेशन को समझा जाए। लेट अस सपोज मैंने ऐसे लिख दिया कि सर एक नंबर n है, n इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर 4। मैंने लिख दिया n इज इक्वल टू 2 की पावर 4, और मैं आपसे बताऊं कि ये बताओ यार कि इसके कितने फैक्टर होंगे, कितने गुणनखंड होंगे, या ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो इसे पूर्णतया विभक्त कर देती हैं, ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनसे जब इसे हम भाग देते हैं तो कोई भी शेषफल नहीं बचता है। आप बोलेंगे कि सर पहला बनने वाला है आपका 2 पावर 0, फिर आपका बनेगा 2 पावर 1, फिर आपका बनेगा 2 पावर 2, फिर बनेगा 2 पावर 3, और फिर बनेगा आपका कितना 2 पावर 4। अच्छा, ये जो 2 पावर 0 लिख रहा हूं वो क्या लिख रहा हूं भाई, किसी भी नंबर की जो पावर 0 होता है ना भाई, एनी नंबर पावर 0, a रेज टू द पावर 0 ऑलवेज इक्वल टू हाउ मच 1। और ये जो 1 है ना, ये जो 1 है, ये सभी संख्याओं का गुणनखंड होता है। कोई भी नंबर है तो साहब ये 1 से तो पूरी तरीके से डिवाइड होगा ही होगा। ये जो 1 है वो किसी से भी पूरी तरीके से डिवाइड होना तय है, इसमें कहीं कोई डाउट की बात है नहीं। इसलिए किसी भी नंबर की पावर 0 उसका एक फैक्टर तो होगा ही होगा। यहां पर ध्यान दीजिए, इसके फैक्टर की संख्या कितनी मिल गई, 1 2 3 4 5, कितने फैक्टर मिल गए, 5। अब थोड़ा सा एक बात दिमाग में रखिए, यहां पर 2 की पावर में क्या लिखा गया है, 4। इसका मतलब इस नंबर की पावर में जितना लिखा गया है ना, उसमें मैं अगर 1 का एडिशन कर दूं, 1 ऐड कर दूं, तो मुझे फैक्टर की संख्या मिल जाती है। लेकिन याद रहे यहां पर ये जो बेस का नंबर है ना सर, ये जो बेस का नंबर लिखा गया है, ये बेस का नंबर कैसा होना चाहिए, तो आप बोलेंगे सर ये बेस का नंबर प्राइम नंबर होना चाहिए, या आप ऐसे बोलेंगे कि सर ये अभाज्य संख्या होनी चाहिए। अच्छा, अब आप बताइए मुझे कौन सी संख्याएं अभाज्य संख्याएं होती हैं। सर वो सारी संख्याएं अभाज्य संख्याएं होती हैं जिसके 2 अलग अलग गुणनखंड हों, एक गुणनखंड आपका 1 हो और दूसरा गुणनखंड आपका स्वयं हो। ऐसे नंबरों को या ऐसी संख्याओं को हम लोग अभाज्य संख्या कहा करते हैं। मतलब अगर मैं बोलूं कि साहब रिमार्क में कोई पॉइंट निकल के आया क्या, तो आप बोलेंगे बिल्कुल रिमार्क में एक पॉइंट निकल के आ गया कि अगर कभी भी ऐसी सिचुएशन बन रही है n इज इक्वल टू ए रेज टू द पावर x है, अगर कभी भी n इज इक्वल टू ए रेज टू द पावर x है, और ये जो a है ना, ये a एक प्राइम नंबर है, या ऐसे कहूंगा कि साहब अगर a एक अभाज्य संख्या है, तो ये इंप्लाई करता है नंबर ऑफ फैक्टर या गुणनखंडों की संख्या। सब आप ऐसे बोल सकते हैं गुणनखंडों की संख्या, नंबर ऑफ फैक्टर या गुणनखंडों की संख्या जो आपकी हो जाएगी वो हो जाएगी सर x प्लस 1। इसका मतलब अगर कभी भी कोई नंबर a रेज टू द पावर x के फॉर्मेट में लिखा हुआ है और मेरे को उसके गुणनखंडों की संख्या कैलकुलेट करनी है, तो उसके जो गुणनखंडों की संख्या बनने वाली है वो x प्लस 1 होगी। तो आइए इसका पहला प्रोफाइल अब हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं, या इसमें जो पहला टाइप है, टाइप 1 जो है वो पढ़ना शुरू करते हैं। इसका जो टाइप 1 है वो डिस्कस करना शुरू करते हैं, नंबर ऑफ फैक्टर फॉर ए नंबर, किसी संख्या के गुणनखंडों की संख्या। पहला टाइप जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे किसी संख्या के गुणनखंडों की संख्या,
किसी संख्या के गुणनखंडों की संख्या, नंबर ऑफ फैक्टर्स फॉर ए नंबर, या किसी संख्या के गुणनखंडों की संख्या कैसे कैलकुलेट करेंगे, आइए इसके प्रोसेस के बारे में आपसे चर्चा करते हैं। सपोज करिए मैंने एक नंबर ऐसे लिख दिया n इज इक्वल टू 24, n इज इक्वल टू मैंने लिख दिया 24 और सवाल करता हूं कि फाइंड आउट नंबर ऑफ फैक्टर, फाइंड आउट नंबर ऑफ फैक्टर्स। आपसे कहता हूं कि सर इसके गुणनखंडों की संख्या कैलकुलेट करिए कि इसके गुणनखंडों की जो संख्या बनने वाली है वो क्या होगी। सबसे पहले आप प्रोसेस देखिए क्या करेंगे। सॉल्यूशन का प्रोसेस आपको बता देता हूं कि क्या करना है। सबसे पहला काम ये करिएगा, ये जो नंबर लिखा गया है देख लीजिए कि ये नंबर प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर, अभाज्य संख्या है या भाज्य संख्या। सर अगर अभाज्य संख्या है तो फिर तो दिक्कत की बात ही नहीं है, लेकिन अगर ये भाज्य संख्या है तो सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए। अभाज्य गुणनखंड बचपन से करते आए हैं, आप तो नाम मत लीजिए, मैं करके दिखा दे रहा हूं। तो सबसे पहले मैंने एक काम किया, ऐसे 24 को कैश कर लिया, 24 को मैंने कैश किया और इस 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने किया। 2 से कर दीजिए कितना हो गया 12, फिर आप इसको 2 से कर दीजिए कितना हो गया 6, सर फिर आप इसको 2 से कर दीजिए कितना हो गया 3, और फिर आप इसको 3 से कट कर दीजिए कितना हो गया 1। इसका मतलब ये जो 24 है, इस 24 को हम लोग क्या लिख सकते हैं सर, दिस 24 कैन बी रिटन एज, ये 24 लिखा जा सकता है, 2 3 बार आ रहा है, 2 रेज टू द पावर 3 और इंटू 3 रेज टू द पावर 1। अब बताइए ये जो 2 लिखा गया है, ये 2 प्राइम नंबर है क्या? आप बोलेंगे बिल्कुल सर। ये जो 3 लिखा गया है, ये 3 प्राइम नंबर है क्या? आप बोलेंगे बिल्कुल सर, ये भी प्राइम नंबर है। ये जो 2 की पावर 3 लिखा गया है, अगर कोई आपसे कहता है इसके गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, हमने अभी सीखा हुआ है जितना पावर में लिखा गया है उसमें आप 1 क्या करिए, ऐड कर दीजिए। इसका मतलब सीधा सीधा हो गया, इसके गुणनखंडों की संख्या आ गई आपकी 3 + 1। सर इसके फैक्टर की संख्या कितनी आ गई, 3 + 1 और इनटू ये जो 3 की पावर 1 लिखा गया है, अगर कोई पूछे इसके गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी तो आप बोलेंगे 1 + 1। 3 और 1 को ऐड करिएगा 4 होगा, 1 और 1 को ऐड करिएगा 2 होगा, 4 और 2 को मल्टीप्लाई करिएगा कितना आ जाएगा 8। इसका मतलब 24 के गुणनखंडों की जो संख्या बनेगी या नंबर ऑफ फैक्टर्स फॉर नंबर 24 जो बनेगा वो आपका कितने के बराबर हो जाएगा, आप बोलेंगे 8। आइए घूम के देख लिया जाए थोड़ा सा। 24 के फैक्टर्स को जब हम लोगों ने काउंट करके चेक किया था साहब, तो इसके जो गुणनखंडों की संख्या बनी थी वो कितनी बन गई थी, आप बोलेंगे सर 8 बन गई थी। सबको क्लियरिटी है इस बात की, कोई डाउट तो नहीं है? आप बोलेंगे नहीं साहब। आइए एक और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, फिर आपको एक प्रैक्टिस के लिए दे देंगे। लेट अस सपोज n इज इक्वल टू, मैंने एक नंबर लिख दिया आपके लिए। सपोज करिए मैंने n इज इक्वल टू एक नंबर लिखा 144, 144, और मैं आपसे कहता हूं इसके नंबर ऑफ फैक्टर निकालो। मैंने आपसे कह दिया इसके नंबर ऑफ फैक्टर निकालो या गुणनखंडों की संख्या निकालो। सर आप नंबर ऑफ फैक्टर्स बता दीजिए इसके कितने होंगे, या इसके जो गुणनखंडों की संख्या आएगी वो कितनी होगी, आप इसे कैलकुलेट करिए। नॉर्मल छोटा सा एक काम करना है आपको। ये जो 144 लिखा गया है, इस 144 का प्राइम फैक्टराइजेशन या भाज्य गुणनखंड कर लीजिए। तो सर सॉल्यूशन जब करना शुरू करिएगा तो एक छोटा सा काम क्या करना है, ये जो नंबर 144 है इसको लिख दीजिए आप, और इस 144 वाले नंबर का आप अभाज्य गुणनखंड करिए। 2 से कट करिए, 2 सते 14, 2 दूनी 4, फिर आप 2 से कट कर दीजिए कितना हो गया आपका 36, फिर आप इसको 2 से कट कर दीजिए कितना हो गया 18, फिर आप इसको 2 से कट कर दीजिए कितना हो गया 9, फिर आप इसको 3 से कट कर दीजिए कितना हो गया 3, और फिर आप इसको 3 से कट कर दीजिए कितना हो गया, तो आप बोलेंगे 1। सीधी सीधी बात ये हो गई ना कि ये जो नंबर n 144 है, इस 144 को हम लोगों ने क्या लिखा सर, 144 को लिख सकते हैं 1 2 3 4, 4 बार आ रहा है, 2 रेज टू द पावर 4 और इनटू आप ऐसे बोलेंगे सर ये हो गया आपका 3 रेज टू द पावर 2।
अच्छा भाई साहब आप बताओ 2 की पावर में 4 लिखा गया है, इसके कितने फैक्टर होंगे? तो आप बोलेंगे 5। 3 की पावर में 2 लिखा गया है, कितने फैक्टर होंगे? 3। सर 5 और 3 को मल्टीप्लाई करिए, गुणनखंडों की संख्या आपको कितनी मिल जाएगी? तो आप बोलेंगे 15। तो नंबर ऑफ फैक्टर फॉर दिस नंबर विल बी इक्वल टू हाउ मच? 15, या इसके जो गुणनखंडों की संख्या बन जाएगी वो 15 के बराबर होगी। बताइए आप लोगों को यहां तक मेरी बात क्लियर हुई है क्या? आप बोलेंगे बिल्कुल सर। चलिए एक और छोटा सा एग्जांपल लेकर के आपको सॉल्व कराता हूं। जैसे मान लीजिए मैंने क्वेश्चन लिख दिया, मैंने सर एक नंबर लिखा n इज इक्वल टू 960। मैंने एक नंबर लिख दिया n इज इक्वल टू 960 और मैं आपसे कहता हूं इसके गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करिए। मैं आपसे कहता हूं कि साहब इसके गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। तो we will have to calculate number of factors for the number 960। या साहब ये जो 960 संख्या लिखी गई है इसके जो गुणनखंडों की संख्या आएगी वो क्या आएगी? आप इसे कैसे कैलकुलेट करोगे? आइए इसके बारे में जानने का हम लोग कोशिश करते हैं। एक नॉर्मल सा काम करिए, आप ऐसे 960 को लिख दीजिए और 960 का प्राइम फैक्टराइजेशन बनाइए। तो आप बोलेंगे कि सर बड़ा नॉर्मल सा दिख रहा है, ये 2 से डिविजिबल है। अगर आप इसको 2 से डिवाइड करोगे, 2 चौक को 8, 1 9, 2 8 16, 480। 480 को 2 से कट करोगे सर कितना आ जाएगा? तो आप बोलेंगे 240। 240 को 2 से कट करोगे तो कितना आ जाएगा? 120। 120 को जब आप 2 से कट करिएगा तो कितना आ जाएगा? 60। सर 60 को आप 2 से कट करिएगा तो कितना आ जाएगा? तो आप बोलेंगे सर 30 आ जाएगा। सर इस 30 को जब आप 2 से डिवाइड करिएगा तो कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। सर इस 15 को जब आप 3 से डिवाइड करिएगा तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। और सर जब आप इस 5 को 5 से डिवाइड करिएगा तो कितना हो जाएगा? तो आप बोलेंगे 1 हो जाएगा। इसकी सीधी सीधी बात क्या समझ में आ गई कि सर ये जो नंबर आपका 960 लिखा गया है ना, ये जो नंबर आपका 960 लिखा गया है, ये 960 क्या है? तो आप बोलेंगे सर 2 में 2 का मल्टीप्लिकेशन कितनी बार हुआ? 1 2 3 4 5 6। 2 में 2 का मल्टीप्लिकेशन 6 बार हो गया तो ये बन गया आपका 2 रेज़ टू द पावर 6। 3 में 3 का मल्टीप्लिकेशन 1 बार हुआ, ये हो गया आपका 3 रेज़ टू द पावर 1। 5 में 5 का मल्टीप्लिकेशन 1 बार हुआ सर, ये हो गया आपका 5 रेज़ टू द पावर 1। अब आप ऐसे कहिएगा ये जो 2 की पावर में 6 है इसके कितने फैक्टर बनेंगे? आप बोलेंगे सर 7। 3 की पावर 1 के कितने फैक्टर बनेंगे? आप बोलेंगे 2। 5 की पावर 1 के कितने फैक्टर बनेंगे? तो आप बोलेंगे 2। अब जब कुल फैक्टरों की संख्या कोई आपसे पूछेगा तो आप बोलेंगे सर 7 और 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 14। 14 और 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो गया? 28। ये 28 आपका क्या आ गया सर? ये 28 या 28 आपका नंबर ऑफ फैक्टर हो गया, या ऐसे कह दीजिए सर ये गुणनखंडों की संख्या होगी। इसका मतलब सीधी सीधी बात हो गई, अगर कोई पूछता है इसके गुणनखंडों की कुल संख्या कितनी होगी तो आप बोलेंगे साहब इसके गुणनखंडों की कुल संख्या आपकी 28 हो जाएगी। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपसे फिर करना शुरू कर रहा हूं और धीरे धीरे देखिएगा इसमें आप अपनी समझ को डेवलप करना शुरू करेंगे और धीरे धीरे करके आपको ये समझ में आने लगेगा कि यार चैप्टर रियल में बड़ा इंपॉर्टेंट है और कई बेसिक कॉन्सेप्ट्स को उठा करके जब हम एक साथ यूज करना शुरू करते हैं तो ये समझ में आता है कि फैक्टर का अपना एक बहुत बड़ा रोल है। और जब आप HCF एंड LCM एक चैप्टर ही पढ़ते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लोएस्ट कॉमन, लीस्ट कॉमन डिवाइजर, तो वहां पर भी इस चैप्टर की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है। जब तक आप फैक्टर नहीं समझते हैं ना तब तक उन चीज़ों के बारे में एस्टिमेट करना आपके लिए काफ़ी प्रॉब्लमेटिक होता है। इसलिए आइए अब थोड़ी सी चर्चा आपको मैं और आगे कराता हूं, इसको एक बार आप समझने का कोशिश करिए। देखिए जैसे मान लीजिए मैंने एक नंबर ऐसे लिख दिया है, लेट अस सपोज n इज इक्वल टू, मैंने एक नंबर लिख दिया ऐसे 24 और मैं आपसे कहूं सर 24 के सारे फैक्टर्स लिखो, तो आप बोलेंगे बड़ा क्लियर सा बात है, 24 का फैक्टर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 12 होगा और 24 होगा। अच्छा सपोज करिए मैं बोलूं कि वो फैक्टर बताओ जो डिविजिबल बाई 3 हैं, वो फैक्टर बताओ जो डिविजिबल बाई 3 हैं। डिविजिबल बाई 3 का मतलब क्या?
सर उन गुणनखंडों की संख्या निकालिए जो 3 से कट जाते हैं या 3 से जिनका पूरी तरीके से भाग हो जाता है। तो आप बोलेंगे कि सर ये संख्या क्या क्या बनने वाली है, तो आप बोलेंगे 3 होगा, 6 होगा, 12 होगा और 24 होगा। कितने आ गए बोलिए? तो आप बोलेंगे कि सर जब मैं ये काउंटिंग करता हूं तो ये हो गया 1 2 3 4, 4 फैक्टर ऐसे हुए जो आपके एग्जैक्टली डिविजिबल हैं, किससे? 3 से। अच्छी बात है। अब आप बताइए, मान लीजिए मेरे पास कोई एक बड़ा सा नंबर ऐसे लिखा हो, लेट अस सपोज क्वेश्चन ऐसे फ्रेम कर दिया गया हो कि सर n इज इक्वल टू है आपका 960। आपसे कहे कि उन गुणनखंडों की संख्या निकालिए जो 6 से पूरी तरीके से विभाज्य हो। ठीक है, आपसे कहता है कि नंबर ऑफ फैक्टर्स, आपसे कहता है साहब नंबर ऑफ फैक्टर्स which are divisible by 6, which are divisible by 6, या उन गुणनखंडों की संख्या निकालिए जो 6 से पूरी तरीके से विभाज्य हैं। क्या कहना चाहता है? 6 से विभाजित होने वाले गुणनखंड, 6 से विभाजित होने वाले गुणनखंड, छह से विभाजित होने वाले गुणनखंड, 6 से विभाजित होने वाले गुणनखंडों की संख्या आपको कैलकुलेट करनी है कि क्या होगा। आप बोलेंगे कि सर अब तो थोड़ा सा ये प्रोसेस मुझे ना टफ लग रहा है। क्यों टफ लग रहा है? आप बोलेंगे कि सर नंबर बड़ा हो गया और इसके सारे फैक्टर्स को मैं लिखूं और सारे फैक्टर्स को लिखने के बाद ये चेक करूं कि कौन कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो 6 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जा रहे हैं, तो ये प्रोसेस कंपैरेटिवली कहीं ना कहीं से टफ है। तो किसी नंबर से डिविजिबल होने वाले फैक्टरों की संख्या अगर आपको कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए क्या वर्किंग रूल होता है, मैं आपको ये समझा देता हूं। इसके लिए क्या वर्किंग रूल होगा, क्या वर्किंग रूल होगा, ये इसको थोड़ा समझने का हम लोग कोशिश करते हैं। जैसे कोई आपसे पूछता है कि 24 के उन फैक्टरों की संख्या बताओ जो 3 से डिविजिबल हैं, तो सबसे पहला काम ये करिएगा, पहला स्टेप ये करिएगा, फर्स्ट स्टेप, सर ये जो 24 है ना, इस 24 को आप 3 से डिवाइड कर दीजिए। जिस नंबर से डिविजिबल फैक्टरों की संख्या निकालनी है सबसे पहले उसी से आप डिवाइड कर दीजिए। 24 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना बन जाएगा? तो आप बोलेंगे 8, और बस एक काम करो, ये जो 8 आया है इसके टोटल फैक्टर निकाल लो। ये जो 8 आ गया ना साहब, इस 8 के टोटल फैक्टर निकाल लो। आप बोलेंगे सर ये टोटल फैक्टर की कौन सी बात कर रहे हो? अरे भाई साहब पिछले वाले स्लाइड में अभी हम लोगों ने फैक्टरों की संख्या को कैलकुलेट करना ही तो सीखा हुआ है। इसका मतलब सीधा सीधा ये हो गया कि सर इस 8 के टोटल फैक्टर आपको कैलकुलेट करने हैं। क्या करिएगा? 8 कैन बी रिटन एज 2 रेज टू द पावर 3, और जब 2 रेज टू द पावर 3 के टोटल फैक्टर कोई पूछेगा तो आप कहेंगे सर पावर में कितना लिखा गया है? 3, 3 में 1 जोड़ दीजिए, और जैसे 3 में 1 जोड़िएगा कितना आएगा? 4। आप बताइए 24 के उन फैक्टरों की संख्या क्या है जो 3 से एग्जैक्टली डिविजिबल हैं? तो आप बोलेंगे सर 24 के फैक्टरों की संख्या टोटल 4 है जो 3 से एग्जैक्टली क्या है? डिविजिबल हैं। ऐसे ही सवाल हमारे सामने आ गया कि साहब 960 के ऐसे कुल कितने फैक्टर होंगे जो 6 से डिविजिबल हैं? अब आइए अपने क्वेश्चन का सल्यूशन कर लेते हैं भाई। सल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम, जो मेरा सवाल है, मुझे अपने सवाल का सल्यूशन अगर करना है तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, ये जो 960 लिखा गया है 960, इसको 6 से डिवाइड करेंगे। कितनी वैल्यू आ गई? तो आप बोलेंगे सर 160, 160, 16 छक्का 96 होता है। अब आप एक काम करो, ये जो 160 लिखा गया है ना, ये जो 160 लिखा गया है, इस 160 का प्राइम फैक्टराइजेशन बना लीजिए। तो ये 160 है सर, इस 160 को आप 2 से डिवाइड करोगे, 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 80। फिर आप इसको 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 40।
फिर आप इसको 2 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा 20, फिर आप इसको 2 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा 10 सर, फिर आप इसको 2 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा 5, और फिर आप इसको 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, आप बोलेंगे 1 आ जाएगा। इसका मतलब ये जो 160 लिखा गया है ना, दिस 160 कैन बी रिटन एज, इस 160 को हम लोग लिख सकते हैं, 2 कितनी बार यूज हो रहा है, 1 2 3 4 5, तो आप ऐसे बोलेंगे सर 2 रेज टू द पावर 5 और इंटू 5 रेज टू द पावर 1। बताइए किसी को कोई डाउट, आप बोलेंगे नहीं सर। आप बताइए ये जो 2 की पावर में 5 लिखा गया है इसके कुल कितने फैक्टर होंगे, तो आप बोलेंगे 6। सर 5 की पावर में 1 लिखा गया है इसके कितने फैक्टर होंगे, कुल 2। और जैसे आप 6 और 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो जो आपको जवाब मिल जाएगा वो जवाब कितना मिल जाएगा, 12। बोलो भाई बात क्लियर हुई सभी लोगों को। इसका मतलब अगर मुझे किसी भी नंबर के उन फैक्टरों की संख्या निकालनी है जो किसी एक पार्टिकुलर नंबर से डिविजिबल हैं, तो बड़े आराम से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सिंपल प्रोसेस क्या लगाएंगे, सबसे पहले जिस भी नंबर से डिविजिबल फैक्टर निकालना है उससे उस नंबर को डिवाइड कर दीजिए, जो रिजल्ट आए उसका टोटल फैक्टर निकालिए, आपको आपकी बात समझ में आ जाएगी। अब इसी कड़ी से ना एक बड़े इंटरेस्टिंग फैक्टर को और जोड़ता हूं। कैसे जोड़ता हूं देखिएगा। अच्छा सर एक बात बताइए, अगर मैं आपसे डिस्कस करूं एक छोटा सा पॉइंट इवन फैक्टर, मान लीजिए मैं आपसे एक छोटा सा पॉइंट डिस्कस करूं इवन फैक्टर, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं समगुणनखंड। इवन फैक्टर या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, समगुणनखंड। अच्छा आप बताइए वो कौन से फैक्टर होंगे जो इवन होंगे, तो आप बोलेंगे कि साहब यदि कोई फैक्टर 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल है तो उन सारे फैक्टरों को हम लोग इवन फैक्टर की सीरीज में रखेंगे। समगुणनखंड के लिए क्या होना चाहिए, फैक्टर्स मस्ट बी डिविजिबल बाय 2। अगर कोई फैक्टर 2 से डिविजिबल है तो वो क्या कहलाएगा, इवन फैक्टर। इनडायरेक्टली आप ऐसे समझ लेना, जैसे मान लीजिए लेट अस सपोज मान लीजिए मैंने एक नंबर ऐसे लिख दिया, सपोज करिए क्वेश्चन में मैंने एक नंबर ऐसे लिख दिया n इज इक्वल टू 144, और मैं सवाल क्या पूछता हूं आपसे, इसके समगुणनखंडों की संख्या ज्ञात करिए। इसके समगुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें, समगुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। मतलब फाइंड आउट नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, इसके समगुणनखंडों की संख्या क्या होगी, इस बात को लेकर के इस वाले क्वेश्चन में आपको चर्चा करनी है। अच्छा आप बताइए क्या मैं ऐसे भी कह सकता हूं, एग्जामिनर आपसे यह जानना चाह रहा है कि इसके उन फैक्टरों की संख्या निकाल दो जो 2 से डिविजिबल हैं, आप बोलेंगे बिल्कुल सर, क्यों भाई साहब, अगर कोई नंबर 2 से डिविजिबल होगा तो वो क्या होगा, आप बोलेंगे सर इवन नंबर होगा। इसका मतलब सीधा सीधा बात हो गया ना, हियर वी वांट टू डिटरमिन नंबर ऑफ फैक्टर्स विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2। यहां पर हमें उन गुणनखंडों की संख्या निकालनी है जो 2 से पूरी तरीके से क्या है, विभाजित है। तो नॉर्मल हमने एक काम किया, क्या, ये जो 144 है इस 144 को मैंने 2 से डिवाइड किया, 2 से डिवाइड करते ही क्या मिला, 72, और इसी 72 का मेरे को क्या करना है, तो आप बोलेंगे सर इस 72 का मुझे टोटल फैक्टर कैलकुलेट करना है। तो 72 का टोटल फैक्टर कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहला काम क्या किया हम लोगों ने, 72 को कैश किया, और इस 72 को मैंने 2 से डिवाइड किया, कितना हो गया, तो आप बोलेंगे 36। फिर मैंने 2 से डिवाइड किया, कितना हो गया, 18। फिर मैंने 2 से डिवाइड किया, कितना हो गया, 9। फिर मैंने 3 से डिवाइड किया, कितना हो गया, 3। और फिर मैंने 3 से डिवाइड किया, कितना हो गया, 1। अब आप सिंपली एक बात ऐसे समझ सकते हैं, जब आप सॉल्यूशन में आएंगे सर सबसे पहला काम हम लोगों ने क्या किया था, 144 था, इस 144 को मैंने 2 से डिवाइड किया,
2 से डिवाइड करते ही 72 आया। और ये जो 72 है, इस 72 को हम लिख सकते हैं, 2 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3, 2 रेज टू द पावर 3, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 3 रेज टू द पावर 2, 3 की पावर 2। जब बात करेंगे 2 की पावर 3 के कितने फैक्टर हैं तो आप बोलेंगे 4, 3 की पावर 2 के कितने फैक्टर हैं तो आप बोलेंगे साहब 3। 4 और 3 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ गया 12, और ये जो 12 आया ये क्या आ गया, तो आप बोलेंगे सर ये सम गुणनखंडों की संख्या है। दिस इज नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, या आप ऐसे कहिएगा ये सम गुणनखंडों की संख्या है। नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, या ऐसे कहिएगा ये सम गुणनखंडों की संख्या है। आज के बाद अगर कभी भी पेपर में कोई सवाल ये बनता है कि एक पार्टिकुलर नंबर के इवन फैक्टरों की संख्या क्या होगी, तो उसके इवन फैक्टरों की संख्या को कैलकुलेट करने के लिए नॉर्मली आप उस नंबर को 2 से डिवाइड कर दीजिए, और नंबर को 2 से डिवाइड करने के बाद जो रिजल्ट आए उसके सभी गुणनखंडों की संख्या कैलकुलेट कर दीजिए, आपको इवन फैक्टर मिल जाएंगे। अब एक बड़ी छोटी सी बात आपको बता देता हूं, ऑड फैक्टर कैलकुलेट करना, विषम गुणनखंड। जैसे मैं बड़ा एक एग्जाम्पल ले करके, एक नंबर और एग्जाम्पल ले करके आपको समझा दूंगा। अभी मेरे को चर्चा करनी है, लेट अस सपोज ऑड फैक्टर्स को लेकर के। ऑड फैक्टर्स, इसको हिंदी में हम लोग बोलेंगे विषम गुणनखंड। विषम गुणनखंड। अच्छा सर एक बार बताओ, ऑड का मतलब क्या हुआ? सर जो नॉट डिविजिबल बाई 2 है। अगर कोई संख्या 2 से विभक्त नहीं हो रही है तो क्या होगी? विषम होगी, ऑड होगी। एक नॉर्मल सा सवाल लिख रहा हूं, जैसे जो बार बार एग्जांपल में ले रहा हूं वही ले रहा हूं। 24 24, इसका एक फैक्टर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 12 होगा, 24 होगा। बोलो भाई हाँ या ना? आप बोलेंगे बिल्कुल। अच्छा सर आप ही बताइए ना, इसके ऑड फैक्टर क्या क्या होंगे? ऑड फैक्टर का मतलब क्या होता है साहब? विषम गुणनखंड क्या क्या होंगे? आप बोलेंगे सर 3 हो जाएगा, एक 1 हो जाएगा और एक 3 हो जाएगा। इसके अलावा कोई? आप बोलेंगे सर इसके अलावा कोई नहीं है। रीजन, जितने नंबर्स यहाँ दिख रहे हैं वो सारे के सारे नंबर 2 से एग्जैक्टली क्या है? डिविजिबल हैं, इसलिए 1 और 3 के अलावा तो कोई नंबर है नहीं। तो बताइए जो ऑड फैक्टरों की संख्या आई सर वो कितनी आ गई? तो आप बोलेंगे सर ऑड फैक्टर्स की संख्या बेसिकली यहाँ पर 2 बन रही है। अच्छा भाई साहब, अगर ऑड फैक्टर की संख्या यहाँ पर 2 बन रही है, आप इसे कैलकुलेट करना चाहते हो तो कैसे कैलकुलेट करोगे? वर्किंग प्रोसेस इसका बता दे रहा हूं। इसका वर्किंग रूल क्या होगा? सबसे पहला पॉइंट जो आप करेंगे ना, ये जो नंबर n है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए। हमने कई बार किया हुआ है इसे। इसको मैंने नॉर्मल ऐसे लिख दिया, 2 रेज टू द पावर 3 इंटू 3 रेज टू द पावर 1। सर अगर कभी भी आपको ऑड फैक्टर की संख्या निकालनी है ना, 2 की पावर में जो भी लिखा गया उसको कट कर दीजिए। क्यों? 2 की पावर में 0 1 आता है, बाकी जितने आते हैं सारे के सारे इवन आते हैं। मेरे को ऑड फैक्टर निकालना है, इसलिए जो 2 की पावर का नंबर है आप उसको क्या करिए? कट कर दीजिए। और जो ऑड नंबर्स दिख रहे हैं उन सब की पावर में आप एक एक जोड़ते हुए चले जाइए, मतलब उसके टोटल फैक्टर निकाल दीजिए, आपको ऑड फैक्टर की संख्या मिल जाएगी। तो 3 की पावर में 1 है, इसमें 1 ऐड कर दीजिएगा, कितना आ जाएगा? 2। इसका मतलब अगर आपसे कोई पूछे विषम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, अगर आपसे कोई पूछता है विषम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी? तो आप बोलेंगे सर 1 में 1 जोड़ूंगा तो 1 में 1 जोड़ करके कितना आ जाएगा? तो आप बोलेंगे सर 2 आ जाएगा। बोलो आपको क्लियर हुई मेरी ये बात या नहीं क्लियर हुई? आप बोलेंगे बिल्कुल क्लियर हो गया। ठीक है, अब आपके लिए इसके बाद में एक प्रैक्टिस क्वेश्चन लिखता हूं। इसके बाद अब आपके लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन लिखता हूं। देखिए प्रैक्टिस क्वेश्चन क्या है।
सर मैंने एक नंबर लिख दिया n इज इक्वल टू 960। मैंने एक नंबर लिख दिया n इज इक्वल टू 960। आपसे दो चीजें कैलकुलेट करने को बोलता हूं। पहला, नंबर ऑफ इवन फैक्टर, पहला नंबर ऑफ इवन फैक्टर सम गुणनखंडों की संख्या, और दूसरा नंबर ऑफ ऑड फैक्टर या आप ऐसे बोलिएगा सर विषम गुणनखंडों की संख्या। तो एक तो जो आपको निकालनी है वो सम गुणनखंडों की संख्या निकालनी है, और एक आपको जो निकालनी है वो विषम गुणनखंडों की संख्या निकालनी है। तो दो चीजों का कैलकुलेशन करना है, एक सम गुणनखंडों की संख्या निकालनी है और एक विषम गुणनखंडों की संख्या निकालनी है। उम्मीद करता हूं अगर आपने आज के इस पूरे लेक्चर को बेहतर तरीके से समझा होगा तो आसानी से आप इस 960 के इवन फैक्टर और ऑड फैक्टर निकाल सकते हैं। इस बहुत ही थोड़ी देरी के सेशन में मैंने आपको तीन चीजें सिखा दी। पहला क्या सिखा दिया? किसी भी संख्या के सभी गुणनखंडों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स फॉर ए नंबर। दूसरा मैंने आपको यह सिखा दिया कि सर अगर किसी सर्टेन नंबर से डिविजिबल फैक्टरों की संख्या पूछ रहा है, किसी निश्चित संख्या से कटने वाले गुणनखंडों की संख्या पूछ रहा है, तो आप उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तीसरी बात मैंने आपको यह सिखा दी, अगर आपको इवन फैक्टरों की संख्या निकालनी है तो आप उसे निकाल सकते हैं, सम गुणनखंडों की संख्या। अगर आपको ऑड फैक्टर की संख्या निकालनी है, विषम गुणनखंडों की संख्या निकालनी है, तो आप वो भी निकाल सकते हैं। मतलब आज की क्लास ने आपको इन चार बातों को सिखाया। ऐसे ही आप इन सेशंस में हमारे साथ बने रहिए और चीज़ों को डिटेल में समझने के लिए आप हमारे क्लासरूम प्रोग्राम को ज्वाइन करिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में।